नमस्कार। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत ही अहम और दिलचस्प मोड़ पर बात करने वाले हैं। जी। वो दौर जब महात्मा गांधी भारत लौटे और राष्ट्रीय आंदोलन का कह सकते हैं चेहरा बदलने लगा। बिल्कुल। हमारे पास जो दस्तावेज है वो हमें ले जाते हैं 1915 से लेकर करीब 1920 के दशक के अंत तक। इसमें गांधी जी के शुरुआती काम है और दिलचस्प बात यह है कि साथ साथ चल रही क्रांतिकारी लहर का भी जिक्र है। हाँ, और इन स्रोतों की मदद से हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि गांधी जी ने कैसे स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी, कैसे उन्होंने आम जनता को इससे जोड़ा। लेकिन ये कहानी सिर्फ गांधी जी की नहीं है। जैसा आपने कहा, इसी दौर में समाजवादी, साम्यवादी और जाहिर है क्रांतिकारी विचारधाराएं भी पनप रही थीं। सही। तो आज की इस चर्चा में हम इन सभी धाराओं को समझने की कोशिश करेंगे। क्या खास घटनाएं हुई, कौन लोग अहम थे और उनकी सोच क्या थी। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं गांधी जी के भारत आने से। स्रोत बताते हैं कि 9 जनवरी 1915 को वो दक्षिण अमेरिका से लौटे और अक्सर 1915 से 1947 तक के समय को गांधी युग कहा जाता है। सही कहा। और उनके भारत आने से पहले उनका जो दक्षिण अमेरिका का अनुभव था वो बहुत महत्वपूर्ण था। वो गए तो थे 1893 में एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने। हाँ। लेकिन वहां उन्होंने रंग भेद का बहुत कड़वा अनुभव किया। वो जो घटना है पीटर मॉरिट्सबर्ग स्टेशन की, जहां उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया था। तो उसी अन्याय के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस बनाई, फिर फीनिक्स आश्रम, टॉल्स्टॉय फार्म जैसे समुदाय स्थापित किए। और वहीं पर उन्होंने सत्याग्रह का अपना पहला कह सकते हैं प्रयोग भी किया, खासकर वो गिरमिटिया मजदूरों के हक के लिए। हाँ बिल्कुल। गिरमिटिया मजदूर मतलब वो भारतीय मजदूर जिन्हें समझौतों के तहत बाहर भेजा जाता था और अक्सर बहुत बहुत बुरी हालतों में वो काम करते थे। तो उनके लगातार विरोध और अभियानों का ही नतीजा था कि 1917 में सरकार को ये गिरमिटिया प्रथा खत्म करनी पड़ी। तो जब वो भारत लौटे तो उनके पास अन्याय से लड़ने का एक आजमाया हुआ तरीका था, सत्याग्रह, और उसका अनुभव भी का। भारत आकर उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। ये बात तो काफी लोग जानते हैं। और गोखले जी की सलाह पर ही उन्होंने सीधे राजनीति में कूदने के बजाय पहले 1 साल पूरे भारत का दौरा किया। जी। ये समझना दिलचस्प है। मतलब वो पहले देश को, यहाँ के लोगों की तकलीफों को जमीनी स्तर पर समझना चाहते थे। हाँ, और ये उनकी रणनीति का एक बहुत अहम हिस्सा था। वो हवा में मतलब नीतियां नहीं बनाना चाहते थे और इसी समझ के आधार पर उन्होंने अपने शुरुआती आंदोलन खड़े किए। पहला बड़ा कदम था 1917 का चंपारण सत्याग्रह। चंपारण बिहार में, जहां तक मुझे याद है, वहां नील किसानों का मामला था। अंग्रेज बागान मालिक जबरदस्ती नील उगवाते थे, वो भी बहुत कम दाम पर। सही। उन्हें वहां बुलाया किसने था? राजकुमार शुक्ल। हाँ, राजकुमार शुक्ल नाम के एक स्थानीय किसान नेता थे। उन्होंने ही उन्हें चंपारण आने का न्योता दिया था। वहां गांधी जी गए, किसानों की बातें सुनी, पूरी जांच पड़ताल की और फिर अहिंसक विरोध शुरू किया। ये भारत में उनका पहला सत्याग्रह था। अच्छा। और इसमें राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी जैसे कई बड़े नेता उनके साथ जुड़े। और कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि भी यहीं दी थी। जी हाँ, इसी आंदोलन के दौरान। और नतीजा ये हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा। एक जांच कमेटी बनी, गांधी जी भी उसमें सदस्य थे और आखिरकार वो जो तिनकटिया प्रणाली थी, हाँ तिनकटिया, जिसके तहत जमीन के एक हिस्से पर नील उगाना ही पड़ता था, बिल्कुल, वो समाप्त हुई और किसानों को जो अवैध वसूली हुई थी उसका कुछ हिस्सा वापस भी मिला। ये एक बड़ी जीत थी। इसने गांधी जी के तरीके की ताकत दिखाई। चंपारण की ठीक बाद 1918 में वो अहमदाबाद पहुंचे मिल मजदूरों के लिए। अहमदाबाद में कपड़ा मिल के मजदूर, वहां प्लेग बोनस को लेकर हड़ताल चल रही थी। मिल मालिक बोनस बंद करना चाहते थे और मजदूर जाहिर है उसे जारी रखने की मांग कर रहे थे। गांधी जी ने मामले को समझा और मजदूरों को 35% बोनस की मांग पर अहिंसक हड़ताल करने की सलाह दी। यहाँ एक खास बात हुई थी ना, उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। जब हड़ताल थोड़ी लंबी खिंचने लगी और मजदूरों का हौसला शायद टूटने लगा तो गांधी जी खुद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। अच्छा। और इसका असर हुआ, मिल मालिकों पर दबाव बना। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि मिल मालिकों में एक प्रमुख नाम था अंबालाल साराभाई का और उनकी बहन अनुसुईया बेन। वो इस आंदोलन में गांधी जी की मुख्य सहयोगी थी। अरे वाह। तो आखिरकार मध्यस्थता हुई और मजदूरों को 35% बोनस मिल गया। कमाल है।
और फिर उसी साल 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह, ये गुजरात में था, है ना? हाँ, खेड़ा जिले में। वहां क्या हुआ कि फसल खराब हो गई थी और साथ में प्लेग भी फैला था। नियम ये था कि अगर फसल चौथाई से भी कम हो तो लगान माफ हो जाना चाहिए। जी। लेकिन सरकार पूरा लगान वसूलने पर अड़ी थी। तो यहाँ भी गांधी जी ने मोर्चा संभाला। बिल्कुल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस समय एक युवा वकील थे, उन्होंने गांधी जी को खेड़ा बुलाया। गांधी जी ने किसानों से कहा कि देखो, जो लगान दे सकते हैं वो दे दें, लेकिन जो नहीं दे सकते वो बिल्कुल ना दें, चाहे उनकी जमीन ही क्यों ना जब्त हो जाए। अच्छा, ये तो एक तरह का असहयोग हुआ। हाँ, इसीलिए इसे पहला असहयोगात्मक सत्याग्रह भी कहा जाता है। सरकार ने सख्ती दिखाई, कुर्की जब्ती भी की, लेकिन किसान डटे रहे। अंत में सरकार को समझौता करना पड़ा और लगान वसूली में ढील दी गई। तो ये 3 चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, इन शुरुआती सत्याग्रहों ने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्थापित कर दिया। उन्होंने दिखा दिया कि आम लोग, किसान, मजदूर भी अहिंसा के रास्ते पर चलकर अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और इसी दौरान वो संस्थागत काम भी कर रहे थे। 1915 में अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम शुरू किया, जो बाद में साबरमती आश्रम बना। लोगों तक अपने विचार पहुंचाने के लिए उन्होंने यंग इंडिया और हरिजन जैसे अखबार भी निकाले। दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन तो था ही। अच्छा, गांधी जी के इन आंदोलनों से तो उम्मीद जग रही थी, लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेजी हुकूमत का जो दमन चक्र था वो भी शायद तेज हो रहा था। यहीं पर वो रॉलेट एक्ट की बात आती है। बिल्कुल। 1919 में सरकार एक कानून लेकर आई, द एनार्चिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। इसे रॉलेट एक्ट कहा गया क्योंकि इसे सर सिडनी रॉलेट की कमेटी ने सुझाया था। इसका सीधा मकसद था बढ़ती राष्ट्रवादी और जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनको कुचलना। और इसमें था क्या ऐसा कि इसे काला कानून कहा जाने लगा? मतलब इतना विरोध क्यों हुआ? इसमें सरकार को बेहिसाब ताकतें दी गई थी। मतलब पुलिस किसी भी शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी और उसे बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित काल तक जेल में रख सकती थी। अरे! कोई वकील, न कोई अपील, न कोई दलील। ये तो मतलब नागरिकों के जो बुनियादी अधिकार होते हैं उनका सीधा सीधा हनन था। सुनकर ही अजीब लगता है। इसका विरोध तो जाहिर है बहुत हुआ होगा। जबरदस्त विरोध हुआ। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा और इसके खिलाफ देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया 6 अप्रैल 1919 को। कई बड़े नेता जैसे मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने भी इसका पुरजोर विरोध किया। जिन्ना ने तो वायसरॉय की जो विधान परिषद थी उससे इस्तीफा तक दे दिया। और इसी विरोध का कह सकते हैं एक भयानक नतीजा था जलियांवाला बाग हत्याकांड। हाँ, वो काला दिन 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के विरोध में और जो स्थानीय नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। हजारों लोग जमा थे, औरतें, बच्चे सब शामिल थे। और तब जनरल डायर ने ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपनी फौज लेकर वहां पहुंचा। बाग का जो निकलने का एकमात्र रास्ता था उसे बंद कर दिया और बिना किसी चेतावनी के निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। हे भगवान! और गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक खत्म नहीं हो गई। सैकड़ों लोग मारे गए। सरकारी आंकड़ा तो बहुत कम था, लेकिन असल में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए होंगे और हजारों घायल हुए। ये तो दिल दहला देने वाली घटना है। इसने तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया होगा। बिल्कुल, पूरे देश में गुस्से और दुख की लहर दौड़ गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। शंकर नायर थे, उन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। गांधी जी इतने आहत हुए कि उन्होंने सत्याग्रह वापस ले लिया। उन्हें लगा कि शायद लोग अभी अहिंसा के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। सरकार ने क्या किया? कोई जांच वगैरह बिठाई खाना पूर्ति के लिए? सही। हाँ, दिखाने के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। उसमें कुछ भारतीय सदस्य भी थे, चिमनलाल सीतलवाड़, जगत नारायण, सुल्तान अहमद खां। लेकिन जैसा कि अक्सर होता था, रिपोर्ट पूरी लीपापोती वाली थी। अच्छा। जनरल डायर को बस नौकरी से हटाया गया, कोई सजा नहीं हुई। बल्कि ब्रिटेन में तो कुछ लोग उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक मानकर उसका गुणगान कर रहे थे। कमाल है। और तो और सरकार ने एक इंडेमनिटी एक्ट पास कर दिया, मतलब अपने अफसरों को इस कार्रवाई के लिए कानूनी सजा से बचाने का कानून। कई लोगों ने इसे व्हाइट वॉशिंग बिल कहा, यानी जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा। अच्छा, इसी माहौल में फिर खिलाफत आंदोलन का जिक्र आता है। उसका क्या संबंध था इससे? खिलाफत आंदोलन का सीधा संबंध तुर्की से था। पहले विश्व युद्ध में तुर्की हार गया था और जो जीतने वाले देश थे, ब्रिटेन और उसके सहयोगी, वो तुर्की साम्राज्य का बंटवारा कर रहे थे। अब तुर्की के सुल्तान को दुनिया भर के मुसलमान अपना खलीफा मानते थे।
मतलब सबसे बड़ा धार्मिक नेता। तो जब अंग्रेजों ने खलीफा की सत्ता खत्म करने की कोशिश की, सेव्र की संधि हुई थी 1920 में, तो दुनिया भर के मुसलमानों में गुस्सा फैल गया, भारत में भी। तो ये मूल रूप से एक धार्मिक मुद्दा था? हाँ, शुरू में तो धार्मिक ही था, लेकिन भारत में इसने राजनीतिक रंग ले लिया। मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्हें अली बंधु कहते हैं, वो इसकी बड़ी नेता थे जी। और गांधी जी ने इसमें एक बड़ा मौका देखा हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने का। उन्होंने सोचा कि अगर कांग्रेस मुसलमानों के इस धार्मिक मुद्दे का समर्थन करे तो दोनों समुदाय मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकते हैं। अच्छा, ये रणनीति थी। हाँ, उन्होंने खिलाफत आंदोलन का पूरा समर्थन किया। नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ, उसकी अध्यक्षता भी गांधी जी ने ही की। तो क्या ये आंदोलन सफल रहा? मतलब खलीफा का पद बच गया? नहीं, आंदोलन तो काफी जोर शोर से चला भारत में। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस भी मनाया गया, लेकिन हुआ ये कि 1924 में तुर्की में ही मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा का पद खत्म कर दिया और तुर्की एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बन गया। अच्छा, मतलब जिस मुद्दे पर आंदोलन था वही खत्म हो गया? हाँ, वही खत्म हो गया। लेकिन भारत में इसका एक बड़ा नतीजा ये हुआ कि इसने असहयोग आंदोलन की जमीन तैयार कर दी। हिंदू मुस्लिम एकता भले ही थोड़े समय के लिए पर मजबूत हुई। हाँ, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला। ये गांधी जी का पहला बड़ा अखिल भारतीय आंदोलन था। इसका मकसद क्या था? स्वराज? बिल्कुल, मुख्य मकसद था स्वराज हासिल करना। और इसके पीछे 3 बड़े कारण थे जो हमने अभी डिस्कस किए: रॉलेट एक्ट का गुस्सा, जलियांवाला बाग का अन्याय और खिलाफत के मुद्दे को हल करवाना। गांधी जी का मानना था कि भाई अंग्रेजी शासन भारतीयों के सहयोग से ही चल रहा है। अगर भारतीय सहयोग करना बंद कर दें तो ये हुकूमत 1 साल में ढह जाएगी। तो इसमें क्या क्या शामिल था? मतलब असहयोग कैसे करना था? कई सारी चीजें थी। सरकारी उपाधियां लौटाना, गांधी जी ने खुद अपनी कैसरे हिंद उपाधि लौटा दी थी। हाँ। सरकारी स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार, अदालतों का बहिष्कार, चुनावों का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों की होली जलाना और स्वदेशी अपनाना, मतलब चरखा चलाना, खादी पहनना। और इसके लिए पैसा कहाँ से आया? वो तिलक स्वराज फंड का जिक्र है। हाँ, आंदोलन को चलाने के लिए पैसा चाहिए है, तो 1921 में तिलक स्वराज फंड बनाया गया। और आपको हैरानी होगी, इसमें उम्मीद से कहीं ज्यादा, करीब 1 करोड़ रुपए जमा हो गए थे उस जमाने में। 1 करोड़? ये तो बहुत बड़ी रकम थी तब। मतलब आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पे फैल गया था। हाँ, पूरे देश में इसका जबरदस्त असर हुआ। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, बहुत से वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास जैसे बड़े वकीलों ने भी बहिष्कार किया। पहली बार आम जनता, किसान, मजदूर, महिलाएं सब बड़ी संख्या में राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन वो चौरी चौरा की घटना। हाँ, वही 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के पास एक जगह है चौरी चौरा। वहां आंदोलनकारियों का एक जुलूस निकल रहा था, पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई और फिर गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी। उसमें करीब 22 पुलिस वाले जलकर मर गए। उफ। और इस हिंसा की वजह से गांधी जी हिंसा की इस घटना से बहुत ज्यादा दुखी हुए, स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा कि आंदोलन हिंसक रास्ते पर जा रहा है, जिसके लिए वो और शायद देश भी तैयार नहीं थे। तो उन्होंने फौरन 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस की बैठक बुलाई और असहयोग आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया। ये फैसला तो बहुतों को पसंद नहीं आया होगा। मतलब जब आंदोलन अपने चरम पर था तब अचानक रोक देना। बिल्कुल नहीं आया। बहुत आलोचना हुई। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, लगभग सभी बड़े नेता इस फैसले से निराश और नाराज थे। उन्हें लगा कि एक अकेली घटना की वजह से पूरे आंदोलन को रोक देना सही नहीं है। लेकिन गांधी जी अपने अहिंसा के सिद्धांत पर अडिग थे। सरकार ने खैर मौके का फायदा उठाया और 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला और जज ब्रूमफील्ड ने उन्हें 6 साल की सजा सुनाई। 6 साल? हाँ, हालांकि सेहत खराब होने की वजह से उन्हें फरवरी 1924 में ही रिहा कर दिया गया था। गांधी जी ने खुद बाद में इस फैसले को, आंदोलन वापस लेने को, हिमालय जैसी भूल कहा था, लेकिन उस वक्त उन्हें शायद यही सही लगा। आंदोलन रुकने के बाद एक खालीपन सा आ गया होगा राजनीति में, एक दिशाहीनता। हाँ, बिल्कुल। और इसी खालीपन को भरने और आगे की रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस के अंदर ही 2 गुट बन गए। एक वो जो मानते थे कि अब रणनीति बदलनी चाहिए, विधान परिषदों के चुनाव लड़कर सरकार के अंदर घुसकर विरोध करना चाहिए। इन्हें परिवर्तनवादी या प्रो चेंजर्स कहा गया। इसमें सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेता प्रमुख थे। अच्छा, और दूसरा गुट था
अपरिवर्तनवादी या नो चेंजर्स। ये लोग परिषदों के बहिष्कार पर ही कायम रहना चाहते थे और गांधी जी के बताए रचनात्मक कार्यों पर जोर देना चाहते थे, जैसे खादी का प्रचार, छुआछूत मिटाना, हिंदू मुस्लिम एकता। इसमें सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी जैसे कट्टर गांधीवादी नेता थे। और इन्हीं परिवर्तनवादियों ने फिर स्वराज पार्टी बनाई। सही कहा। मार्च 1923 में इलाहाबाद यानी प्रयागराज में CR दास अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू सचिव ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसे आमतौर पर स्वराज पार्टी कहते हैं। उनका मकसद था परिषदों में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर सरकारी कामकाज को ठप करना और स्वराज की मांग को जोरदार तरीके से उठाना। और क्या उन्हें कुछ सफलता मिली? हाँ, कुछ हद तक मिली। उन्होंने चुनाव लड़े, अच्छी खासी सीटें जीती और सबसे बड़ी उपलब्धि शायद ये थी कि सन 1925 में विट्ठल भाई पटेल, सरदार पटेल के बड़े भाई, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए। ये बड़ी बात थी। तो एक तरफ ये संसदीय राजनीति चल रही थी और दूसरी तरफ, जैसा आपने शुरू में कहा, मजदूर आंदोलन और साम्यवाद का भी उभार हो रहा था। हाँ, ये दौर भारत में संगठित मजदूर आंदोलन की शुरुआत का भी है। वैसे तो पहले भी प्रयास हुए थे, MN लोखंडे का नाम आता है, लेकिन 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC बनी। बंबई में पहला अधिवेशन हुआ और उसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अच्छा, लाला लाजपत राय। जी हाँ। शुरुआत में कांग्रेस के नेताओं का भी इससे काफी जुड़ाव था, लेकिन बाद में खासकर साम्यवादी प्रभाव बढ़ने पर इसमें विभाजन भी हुए। पहला बड़ा विभाजन 1929 के नागपुर अधिवेशन में हुआ, जब जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। और साम्यवादी पार्टी CPI? भारत में साम्यवादी विचारधारा रूस की क्रांति 1917 के बाद धीरे धीरे फैलनी शुरू हुई। MN रॉय जैसे विचारक इसमें काफी सक्रिय थे। हाँ, उनका नाम सुना है। औपचारिक रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI की स्थापना 28 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुई मानी जाती है। सत्यभक्त इसके सचिव बने। हालांकि कुछ स्रोत ताशकंद में 1920 में ही MN रॉय द्वारा इसके गठन का जिक्र करते हैं। सरकार साम्यवाद के प्रसार से बहुत ज्यादा चिंतित थी। उसे लगता था ये उनके राज के लिए खतरा है, तो उन्होंने इसे दबाने के लिए कई षड्यंत्र केस चलाए। पेशावर षड्यंत्र केस 1922-23, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस 1925 और सबसे मशहूर मेरठ षड्यंत्र केस 1929-33, जिसमें कई कम्युनिस्ट और ट्रेड यूनियन नेताओं पर मुकदमा चला। मुजफ्फर अहमद जैसे नेताओं को तो काले पानी की सजा हुई। बाप रे। और जुलाई 1934 में तो CPI पर बाकायदा प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। इसका मतलब साफ है कि गांधी जी के आंदोलन के साथ साथ कई और धाराएं भी जोर पकड़ रही थीं। और एक और बहुत अहम धारा थी क्रांतिकारी आंदोलन की। आपने कहा था असहयोग आंदोलन रुकने से शायद इन्हें भी बल मिला। निश्चित रूप से असहयोग आंदोलन के अचानक रुकने से बहुत से युवा जो थे वो निराश और हताश थे। उन्हें लगा कि सिर्फ अहिंसा के रास्ते से आज़ादी शायद नहीं मिलेगी या बहुत देर लगेगी। तो इसी निराशा और साथ में समाजवादी विचारों के बढ़ते प्रभाव ने क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण को हवा दी। इसमें कौन से संगठन और लोग मुख्य थे? HRA का नाम आता है। हाँ, पहला बड़ा संगठन था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA। इसे 1925 में कानपुर में सचिंद्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, योगेश चंद्र चटर्जी जैसे क्रांतिकारियों ने मिलकर बनाया था। इनका मकसद क्या था? इनका मकसद था सशस्त्र क्रांति करके अंग्रेजों को भारत से भगाना और एक संघीय गणराज्य मतलब एक फेडरल रिपब्लिक स्थापित करना। HRA ने ही वो मशहूर काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को अंजाम दिया था। हाँ, काकोरी कांड। जी। हालांकि उसके बाद इसके ज्यादातर बड़े नेता पकड़े गए। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इन सबको फांसी दे दी गई। सचिंद्रनाथ सान्याल को काला पानी भेज दिया गया। तो HRA तो एक तरह से खत्म हो गया, फिर HSRA कैसे बना? हाँ, HRA को बड़ा झटका लगा, लेकिन जो बचे हुए क्रांतिकारी थे और कुछ नए युवा जैसे भगत सिंह, वो चुप नहीं बैठे। उन्होंने फिर से संगठन को खड़ा करने की कोशिश की। 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान के खंडरों में एक गुप्त बैठक हुई। फिरोज शाह कोटला में? हाँ, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। इसमें भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर जैसे कई युवा क्रांतिकारी शामिल थे। यहीं पर संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA कर दिया गया। तो ये जो HRA से HSRA में सोशलिस्ट शब्द जुड़ा,
क्या ये सिर्फ नाम का बदलाव था या वाकई विचारधारा में कोई बड़ा फर्क आया था? ये जानना जरूरी है। नहीं, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये विचारधारा में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव को दिखाता है। अब मकसद सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, बल्कि आज़ादी के बाद भारत में एक समाजवादी समाज की स्थापना करना भी था। एक ऐसा समाज जहां इंसानों द्वारा इंसानों का शोषण न हो। भगत सिंह और उनके साथी रूस की क्रांति और मार्क्सवादी समाजवादी विचारों से काफी प्रभावित थे। अच्छा, तो HSRA ने फिर कौन सी बड़ी कार्रवाइयां की? सैंडर्स हत्याकांड का जिक्र आता है। हाँ, दो बहुत बड़ी और चर्चित घटनाएं हैं। पहली, दिसंबर 1928 में लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स की हत्या। ये असल में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए की गई थी। लाला जी की मौत? हाँ, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाहौर में उन पर लाठीचार्ज हुआ था, जिसका आदेश पुलिस अधीक्षक स्कॉट ने दिया था। उसी लाठीचार्ज में लगी चोटों से कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो क्रांतिकारी स्कॉट को मारना चाहते थे, लेकिन गलती से सॉन्डर्स मारा गया। इसमें भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद शामिल थे। और दूसरी बड़ी घटना असेंबली बम कांड। जी, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, जहां आजकल लोकसभा बैठती है, वहां दर्शक दीर्घा से 2 बम फेंके। असेंबली में बम, उनका मकसद क्या था? किसी को मारना था? नहीं, उनका मकसद किसी को मारना बिल्कुल नहीं था। उन्होंने जानबूझकर खाली जगह पर, जहां कोई बैठा नहीं था, वहां बम फेंके थे। वो बम भी ऐसे थे जो ज्यादा नुकसान न करें, बस धुआं और आवाज करें। तो फिर क्यों फेंके? साथ में उन्होंने पर्चे भी फेंके थे, जिन पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। वो असल में सरकार के 2 दमनकारी कानूनों, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध कर रहे थे। वो अपनी आवाज, अपना विरोध हुकूमत और पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे। और इसीलिए बम फेंकने के बाद वो भागे नहीं, बल्कि वहीं खड़े रहे और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए खुद को गिरफ्तार करवा लिया। ये तो बहुत बड़ी बात थी। और इसी के बाद वो लाहौर षड्यंत्र केस चला। हाँ, सरकार ने सैंडर्स हत्याकांड और असेंबली बम कांड को जोड़ दिया। साथ ही HSRA की और भी गतिविधियों, जैसे लाहौर और सहारनपुर में बम बनाने की फैक्ट्रियों का पता लगना, इन सब को मिलाकर एक बड़ा मुकदमा चलाया, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस कहते हैं। लंबा मुकदमा चला और आखिरकार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को उन्हें लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। इसी मुकदमे के दौरान जतिन दास की शहादत भी हुई थी, भूख हड़ताल से। जी हाँ, जतिन दास, वो भी लाहौर षड्यंत्र केस में आरोपी थे। उन्होंने जेल में भारतीय कैदियों के साथ हो रहे अमानवीय बर्ताव और राजनीतिक कैदी का दर्जा देने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की थी। और 64 दिनों की लगातार भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी शहादत ने भी पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। और चंद्रशेखर आजाद? चंद्रशेखर आजाद पकड़े नहीं गए थे। वो लगातार वेश बदलकर पुलिस को चकमा देते रहे और संगठन को चलाने की कोशिश करते रहे। लेकिन आखिरकार 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज, तब इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में वो शहीद हो गए। उन्होंने आखिरी गोली तक लड़ाई लड़ी और खुद को गोली मार ली, क्योंकि उनका प्रण था कि वो कभी जिंदा पुलिस के हाथ नहीं आएंगे। पंजाब और यूपी के अलावा बंगाल में भी तो क्रांतिकारी काफी सक्रिय थे। चटगांव आर्मरी रेड का जिक्र है स्रोतों में। हाँ, बंगाल तो हमेशा से क्रांतिकारी गतिविधियों का एक बड़ा गढ़ रहा था। असहयोग आंदोलन के बाद वहां भी गतिविधियां फिर से तेज हुईं, और इसमें सबसे बड़ा नाम आता है सूर्यसेन का, जिन्हें लोग प्यार से मास्टरदा कहते थे। मास्टरदा जी। उन्होंने चटगांव, जो अब बांग्लादेश में है, में क्रांतिकारियों का एक मजबूत संगठन बनाया था, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, IRA। हाँ, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। और 18 अप्रैल 1930 को उनके नेतृत्व में दर्जनों क्रांतिकारियों ने एक साथ चटगांव के 2 मुख्य सरकारी शस्त्रागारों पर हमला कर दिया। उनका प्लान था कि हथियार लूटकर अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंका जाए और एक अस्थायी क्रांतिकारी सरकार बनाई जाए। क्या वो सफल हुए? पूरी तरह से तो नहीं। वो शस्त्रागारों पर कब्जा करने में कामयाब रहे, हथियार भी लूटे, लेकिन वो गोला बारूद के मुख्य गोदाम का पता नहीं लगा पाए। ओह। फिर भी ये एक बहुत बड़ी और बहुत दिलेर कार्रवाई थी। इसने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। इसके बाद कई दिनों तक क्रांतिकारियों और अंग्रेजी सेना के बीच लड़ाई चलती रही। सूर्यसेन कुछ समय तक अंग्रेजों को चकमा देते रहे, लेकिन आखिरकार फरवरी 1933 में पकड़े गए और 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का भी जिक्र है। प्रीतिलता वाडीदार, कल्पना दत्त। हाँ बिल्कुल, चिटगांव आंदोलन में महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
प्रीतिलता वाडेदार ने तो पहाड़तली यूरोपियन क्लब पर हमले का नेतृत्व किया था और पुलिस से घिर जाने पर साइनाइड खाकर शहादत दे दी थी। कल्पना दत्त भी सूर्यसेन के साथ लंबे समय तक सक्रिय रहीं। उन्हें बाद में आजीवन कारावास हुआ। तो ये साफ है कि गांधी जी के अहिंसक आंदोलन के समानांतर ये सशस्त्र क्रांति का रास्ता भी उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही कुर्बानी के साथ चल रहा था। लक्ष्य दोनों का एक था, आज़ादी, लेकिन रास्ते और तरीके बिल्कुल अलग थे। बिल्कुल, और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये दोनों रास्ते कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रभावित भी कर रहे थे। गांधी जी के आंदोलनों ने जो एक राष्ट्रीय चेतना जगाई, जो जन जागरण किया, उसने कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों के लिए भी एक माहौल बनाया। और दूसरी तरफ क्रांतिकारियों के बलिदान ने, उनकी हिम्मत ने आम लोगों में जोश भरा और अंग्रेजों पर भी एक अलग तरह का दबाव बनाया। तो अगर हम इस पूरे दौर को देखें, मतलब 1915 से लेकर 1920 के दशक के अंत तक, तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं एक सार के तौर पर? मेरे ख्याल से कुछ मुख्य बातें जो उभर कर आती हैं। पहली, गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम का जनाधार बहुत ज्यादा बढ़ गया। वो अब सिर्फ पढ़े लिखे शहरी मध्य वर्ग का आंदोलन नहीं रहा, उसमें किसान, मजदूर, महिलाएं सब जुड़े। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव था। दूसरी, सत्याग्रह और अहिंसा ये विरोध के एक प्रमुख और शक्तिशाली हथियार के रूप में सामने आए। तीसरी, इसी दौर में हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने की गंभीर कोशिशें भी हुई, जैसे खिलाफत आंदोलन के समय, हालांकि बाद में मतभेद भी उभरे। सही। चौथी बात, असहयोग आंदोलन के रुकने के बाद जो स्थिति बनी, उसमें हमने देखा कि संसदीय राजनीति स्वराज पार्टी के रूप में और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद HRA HSRA के रूप में दोनों को बल मिला, रास्ते अलग अलग तलाशे जाने लगे। और पांचवी बात, इसी दौर में समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा ने भी भारत की राजनीति में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी, जिसने भविष्य के सामाजिक आर्थिक बहस को भी प्रभावित किया। यानी ये वो दौर था जब भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम की नींव, विचारधाराएं और रणनीतियां एक साथ काम कर रही थीं। कभी एक दूसरे से टकराती हुई, कभी शायद अनजाने में एक दूसरे का साथ देती हुई। एकदम सही कहा आपने। ये भारतीय राष्ट्रवाद के विकास का एक बहुत ही जटिल, बहुआयामी और महत्वपूर्ण चरण था। तो इन स्रोतों को खंगालने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, और शायद हमारे श्रोताओं के मन में भी आए। सोचने वाली बात यह है कि क्या अहिंसा और क्रांति के ये दो रास्ते एक दूसरे के पूरक थे या पूरी तरह विरोधी? मतलब अगर इनमें से कोई एक धारा न होती तो क्या दूसरी धारा का स्वरूप कुछ अलग होता या उसका प्रभाव कुछ और होता? हाँ, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। इस पर विचार करना शायद हमें उस युग की और स्वतंत्रता संग्राम की पूरी कहानी की जटिलताओं को और बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा।